नमस्कार, मैं धनंजय मिश्रा। नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्पण में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने कुंडली का अध्ययन किया है और अब तक हमने जो अध्ययन किया है वो हम उसका सार समझ लें। हमने अध्ययन किया है राशि और उनके स्वामी, और राशि और उस स्वामी के बाद हमने अध्ययन किया था कि किस अंश के होते हैं। उसके बाद हमने अध्ययन किया है कि उन देवता गण में कौन से देवता गण के कौन से होते हैं और दानव गण के कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि देवगढ़ के मंगल, चंद्र, गुरु और सूर्य, ये मंगल, चंद्र, गुरु और सूर्य जो होते हैं ये शुभ ग्रह में आते हैं, देवतागण में आते हैं। और इनके विपरीत शुक्र, शनि, राहु और केतु ये जो है दानवगण में आते हैं। तो ये आपस में परस्पर शत्रु हैं। किंतु बुध जो है चंद्रमा और मंगल के भी मित्र हैं और बाकी इन सभी ग्रहों के मित्र हैं। ठीक है, तो बुध के जो शत्रु हुए वो गुरु और सूर्य हुए। बुध के जो शत्रु हैं वो सिर्फ गुरु और सूर्य हैं। इस प्रकार से ये हमने अध्ययन किया था। इसके बाद हमने देखा था कि कुंडली के अंदर हमने ग्रहों की जो उच्च और नीच की दृष्टि निकाली थी। उच्च गोचर हमने देखा। गोचर हमने पढ़ा था कि जो भी ग्रह इस समय भोग कर रहे हैं वो इस समय की कुंडली के अनुसार जन्म कुंडली में कैसा फल देंगे। इस प्रकार से हम गोचर देखते हैं। उसके बाद दशा, विषुवत्रीय महादशा के बारे में हमने दिखाया था कि विषुवत्रीय महादशा अगर हमारे शुभ ग्रह की होती है, योग कारक ग्रह की होती है, तो बाध्य होती है कि वो अच्छे परिणाम दे। और अगर वो पापक ग्रह की होती है, क्रूर ग्रह की होती है, या अगर वो मारक में आता है तो मारक में आने के कारण वो हमें बुरे फल देते हैं। योग कारक हो तो अच्छे फल देंगे, मारक हो तो बुरे परिणाम देंगे। किंतु इनमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर ग्रह उच्च और नीच के कभी कभी होता है मारक में होते हैं, योग कारक में ही होते हैं और वो नीच के हो जाते हैं। इस वजह से वो बाध्य हो जाते हैं अच्छे फल देने के लिए, बुरे फल देने के लिए, क्योंकि वो नीच के हैं इसलिए बुरे फल देंगे। शत्रु घर में हैं, नीच के हैं तो वो बुरे फल देंगे। और अगर योग कारक हैं, अच्छे ही हैं, तो वो वैसे बुरे नीच होने के कारण बुरे फल देते हैं। और अगर वो मारक ग्रह होते हैं और अगर वो मारक ग्रह होने के साथ साथ अगर वो उच्च के हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो कभी कभी वो अच्छे परिणाम भी देते हैं। इसलिए ग्रहों की उच्च और नीच की दृष्टि देखनी बहुत ही अनिवार्य है। तो ये हमने आपको कल इसमें बताया था इस तालिका के माध्यम से कि कौन से ग्रह किस में उच्च के होते हैं। जैसे सूर्य को हमने बताया था कि सूर्य जो है यहाँ उच्च के होते हैं। ठीक है, सूर्य प्रथम में उच्च के होते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च के होते हैं, राहु उच्च के होते हैं तीसरे भाव में। चतुर्थ भाव में देखें तो गुरु उच्च के होते हैं। इस प्रकार से हमने ये तालिका बनाई है। और इन उच्च के अतिरिक्त इनका जो सप्तमी दृष्टि पड़ती है वो ग्रह हो जाती है नीच की। जैसे कि ये पहली है, पहले में सूर्य है, तो सातवें में कौन से हैं, तो सातवें में हमारे होते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव जो है इनके नीच के हो गए जी। यहाँ देखेंगे सातवें में तुला। ठीक है, तो तुला जो है शुक्रदेव की वो उच्च की हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे ही जो है उच्च की राशियाँ और नीच की राशियाँ इसमें दर्शाई गई हैं। ये राशियाँ ऊपर नंबरों में राशियाँ अंकित हैं और राशियों के साथ ग्रह अंकित हैं कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं। तो इसकी जानकारी तो हमारे कल वाले वीडियो में हमने देखा, कल के अध्याय में हमने देख लिया होगा। इसके बाद दृष्टि के बारे में हमने चर्चा की थी कि कौन सी दृष्टि किसको पड़ती है। राहु, गुरु, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं दृष्टि। मंगल की जो दृष्टि होती है वो चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है। शनि की दृष्टि तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि शनि की होती है। इस प्रकार से जैसे ही हम इतना याद करेंगे, याद करने के बाद हम आगे देखेंगे कि कुछ ऐसी दृष्टियां होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ योग होते हैं, जैसे कि राशि परिवर्तन योग। अब राशि परिवर्तन योग क्या होता है इसको हम आप समझाते हैं। जैसे हम राशि परिवर्तन योग क्या होता है उसका हम सूत्र आपको बताएं कि जब कोई भी ग्रह एक दूसरे के घर में बैठा हो उसे
राशि परिवर्तन योग कहते हैं। अगर कोई ग्रह एक दूसरे के घर में बैठा हो तो उसे राशि परिवर्तन योग कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम आपको समझा दें, जैसे यहाँ पर मान लीजिए लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो 1 के स्वामी कौन हुए? मंगल, ठीक है। 1 के स्वामी कौन हुए? मंगल। मंगल जो है यहाँ बैठ जाए मंगल, ठीक, और 7वें के स्वामी जो शुक्र है वो यहाँ बैठ जाए, तो इनकी राशि परिवर्तित हो गई है। जैसे 1 के जो स्वामी हैं वो मंगल यहाँ बैठ गए हैं और 7वें के जो स्वामी हैं वो यहाँ बैठ गए हैं, तो ये आपस में राशि परिवर्तन योग कहलाता है। अगर ऐसा होता है किसी कुंडली के अंदर तो वो हमेशा ही बाध्य होगा अच्छे परिणाम देने के लिए, वो बाध्य होगा हमेशा अच्छे परिणाम देने के लिए, तो इसे राशि परिवर्तन योग कहते हैं। अगर हम ध्यान से एक बार और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले के स्वामी जो है होगा, हम इसे और दूसरे तरीके से समझा देते हैं। जैसे ये दूसरा भाव है, ठीक है, और ये तीसरा भाव है, ठीक, इसी प्रकार से क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर आ गया 8वां, तो ये होगा मंगल, यहाँ वृश्चिक आ गया, ये कौन सा है? 8वां हो गया, यहाँ मंगल आ गया। मंगल अगर इसमें बैठा हो, मंगल अगर इसमें बैठा हो, ये वृश्चिक लग्न हो गया, ये वृश्चिक राशि हो गई, और वृश्चिक राशि की जो स्वामी हैं वो है मंगल। मंगल इसमें जाके बैठ गए, ठीक है, और ये है दूसरा का मतलब शुक्र आकर के बैठ जाते हैं इनके घर में, ठीक है। एक और उदाहरण समझिएगा, शुक्र आकर के बैठ जाते हैं इनके घर में, तो मंगल इधर है, शुक्र इधर है, यानी कि इस घर का स्वामी यहाँ बैठा है और इस घर का स्वामी यहाँ बैठा है, इसे कहते हैं राशि परिवर्तन योग। ये हो गया राशि परिवर्तन योग। और ऐसी दशा में हमेशा जब राशि परिवर्तन योग निकल के आता है तो हमेशा ही अच्छे परिणाम देने के लिए वो बाध्य होता है। ऐसे ही होता है एक विपरीत राजयोग, ध्यान दीजिएगा, विपरीत राजयोग होता है, ठीक है। अब विपरीत राजयोग क्या होता है हम आपको बताते हैं। अगर कोई भी, ध्यान से समझिएगा, कोई भी बुरे घर का मालिक अगर बुरे घर में बैठा हो तो वह अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है, वो विपरीत राजयोग कहलाता है। अब वो बुरा घर हमारा कौन सा होता है? कुंडली के प्रथम अध्याय में हमने बताया था कि 6, 8 और 12, यानी कि नोट करना चाहें तो नोट कर लें, 6, 8 और 12 के मालिक यानी स्वामी, 6, 8, 12 के जो मालिक होंगे वो अगर किसी भी 6, 8, 12 में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, अगर 6, 8 स्वामी के, जैसे 6 के यहाँ पर कौन है? ये छठा घर है, ठीक है, तो छठा घर के जो हमारे मालिक हो गए यहाँ पे बुध, ठीक है, और ये 12वां है, इसके हो गए गुरु, और ये 8वां है तो इसके हो गए मंगल। तो यहाँ अगर मंगल बैठ जाता है, उदाहरण से समझिएगा, यहाँ अगर मंगल बैठ जाता है, ठीक है, ये छठा है, इसके अगर या तो यहाँ बुध बैठ जाता है और या यहाँ पर गुरु बैठ जाए, गुरु, इनमें से कोई भी, जैसे 6, 8, 12, छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी या 12वें घर का स्वामी, 6, 8, 12 का मालिक अगर किसी भी स्थान में बैठ जाए, अगर 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में ही अगर बैठता है तो उसे हम कहते हैं विपरीत राजयोग। और जब विपरीत राजयोग होता है तो बाध्य होता है हमेशा अच्छे फल देने के लिए। ध्यान से इसे समझ लें, विपरीत राजयोग होता है, 6, 8 और 12 के जो मालिक होते हैं, 6, 8 और 12 में ही अगर बैठ जाएं तो ये विपरीत राजयोग होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों घर के मालिक तीनों घर में बैठने चाहिए, तीनों घर के मालिक कोई एक, जैसे बुध यहाँ नहीं बैठा है, गुरु यहाँ नहीं बैठा है
और सिर्फ मंगल अगर यहाँ बैठ गया, या सिर्फ गुरु यहाँ बैठ गया, या मंगल यहाँ बैठ गया, तीनों घर के देखो, बुध, गुरु और मंगल, ये 3 ग्रह हैं। बुध, गुरु और मंगल 3 ग्रह हैं। तीनों ग्रह में से कोई सा भी ग्रह अगर बैठ जाए इसमें या यहाँ, तो बाध्य हो जाता है वो अच्छे फल देने के लिए। उम्मीद है कि अब आपको विपरीत राजयोग समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ें। विपरीत राजयोग हमने समझ लिया। विपरीत राजयोग के बाद हम देखते हैं कि कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पर कुंडली लेते हैं 8, यहाँ 9, 10, 11, ठीक है। ये हमने कुंडली लिया है, इसे ध्यान से देखें। अब इस कुंडली में हमें क्या देखना है, हमें इस कुंडली से ये पता करना है कि योग कारक, बेसिकली इसे कारक और मारक भी कहते हैं, और मारक, कारक और मारक ग्रह इसमें से हमें निकालने हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि 8वें के स्वामी कौन से होगा, मंगल। चूँकि मंगल देव लग्न के लग्नेश है, अगर लग्न में के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है, तो लग्नेश हो गया मंगल। तो लग्नेश तो हमेशा बाध्य होते हैं अच्छे परिणाम देने के लिए, यानी कि मंगल देव अच्छे परिणाम देंगे। इसके बाद आते हैं सजिटेरियस, क्या हो गया, सजिटेरियस यानी धनु। धनु ये जो 9वां है, ये हो गया बृहस्पति देव का घर। बृहस्पति देव का एक ये घर मिला है, बृहस्पति देव को एक ये घर मिला है। तो त्रिकोण का घर मिलने के कारण बृहस्पति देव जो होते हैं गुरु, वो हो जाते हैं योग कारक। ठीक है, योग कारक ग्रह जो है हमने आपको दिखाया, बृहस्पति देव यहाँ पर हैं और बृहस्पति देव यहाँ पे हैं। इन दोनों के जो योग कारक में आ गए। इसके बाद से आती है 10वीं राशि। 10वां क्या होता है, मकर। मकर और सिंह दोनों ये शनि हैं। तो शनि जो है माता के स्थान में आने के कारण यहाँ पर आ गए शनि जो है इस कुंडली के अंदर शनि जो होगा योग कारक ग्रह। अब आता है ये 11वां हो गया, 12वां हमने बता ही दिया था धनवाव का। इसके बाद आता है 1 नंबर। 1 नंबर यानी मंगल। मंगल देव की जो है 1 और 8, ठीक है, 1 हो गया और 8। तो ये जो हैं मंगल देव, यहाँ पर मंगल देव जन्म कुंडली के अंदर जो है, एक तो मंगलिक तो दिखाएगा ही, जन्म कुंडली में मंगल देव लग्नेश हैं। लग्नेश अगर जा कर के किसी घर में बैठता है, किसी बुरे घर में बैठता है, तब भी यहाँ पर अच्छा ही परिणाम देगा। तो मंगल देव जो है पहले से ही योग कारक ग्रह हैं। ठीक है, अब बात आती है दूसरे की। दूसरा शुक्रदेव। अच्छा, शुक्र जो है कुंडली का क्या है, तो शुक्र वृषभ लग्न है। ठीक है, शुक्र आप देखिए, शुक्र जो है वृषभ है, वृषभ है, और वृषभ जो है यानी शुक्र है यहाँ पर। अब हम ये देखेंगे कि शुक्रदेव क्या थे। यहाँ आप देखिए, यहाँ शुक्रदेव क्या है, दुश्मन है। ठीक है, और भाई जो लग्नेश है हमारा मंगल के, यानी कि मंगल के दुश्मन है ये। तो मंगल के दुश्मन होने के कारण, लग्नेश के दुश्मन होने के कारण शुक्रदेव चले जाएंगे मारक ग्रह में। ध्यान दीजिएगा, मंगल के दुश्मन होने के कारण शुक्रदेव चले जाएंगे मारक ग्रह में। अब थोड़ा सा फलादेश कर दें, थोड़ा सा एक उदाहरण, मन में जिज्ञासा हो रही थी इसलिए हम बता दें। ये जो व्यक्ति होगा, इसकी पत्नी और ये व्यक्ति स्वयं, इसको साज श्रृंगार और लुभावनी चीज़ें और खुद को सुंदर दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। यहाँ मंगल है, दुश्मन भाव में है,
ये यहाँ पर पत्नी भाव में शुक्र है। शुक्र जो है साज श्रृंगार, अच्छी चीज़ें, आकर्षण की, मतलब वो आकर्षण, किसी को उसके अंदर आकर्षण शक्ति होगी नहीं, उसके अंदर वो बहुत अगर सुंदर भी होगा अपवाद स्वरूप, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमियां होंगी, जैसे कि सुंदर न लगना, अच्छे कपड़े न पहनना, इस प्रकार से इसके अंदर कोई ना कोई कमी होगी ज़रूर। ठीक है, अब हम फलादेश न करके हम आपको आगे जो हम अपना विषय है उस पर हम आते हैं। तो हमने शुक्रदेव को देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं मिथुन यानी बुध। बुध देव कहाँ पर है? यहाँ पर और छठे भाव में। ठीक है, तो बुध देव एक बुरे घर में बैठे हैं, तो इसके कारण से बुध देव हमारे रोग, आपने देखा ये घर जो है बहुत ही मृत्यु तुल्य कष्ट का घर है, बहुत बेकार घर है। 1, 8 और 12 जो है बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है बुध जो है हमारे इसमें चलेगा मारक ग्रहों में। ठीक है, अब बात करते हैं बुध के बाद आता है चौथा यानी चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा हमारी कुंडली के अंदर, चंद्रमा की तो एक ही राशि होती है, चंद्रमा हमारी कुंडली के अंदर योग कारक होंगे, और उसका कारण आपको पता ही है। योग कारक इसलिए होंगे क्योंकि ये त्रिकोण के हैं, त्रिकोण को होने के कारण ये भी योग कारक में आ जाएंगे। इसके बाद आता है पांचवा यानी सूर्य। ठीक है, सूर्य सिंह। ठीक है, सूर्य जो हमारे लग्न के हैं, इसलिए सूर्य भी योग कारक होंगे। अब आता है छठा, हमने छठा दिखाई दिया था बुध, तो हमारे मार्क में आ जाएंगे। और इसके बाद से आता है सातवां यानी कि शुक्र। शुक्र हमारे द्वादश भाव में है, और यहाँ पर शुक्र आप देखेंगे कि ऑलरेडी इस भाव में, पत्नी के भाव में थे। ठीक है, तो इस वजह से शुक्र जो है, शुक्र वैसे बहुत बुरा परिणाम तो नहीं देंगे, लेकिन बुरा परिणाम न देने के कारण कि केंद्र में है इसलिए बुरा परिणाम नहीं देंगे, लेकिन शुक्र जो है मारक ग्रहों में आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कम बुरा प्रभाव देंगे, लेकिन आएंगे मारक ग्रहों में, क्योंकि लग्न के ही दुश्मन है, शत्रु हैं। जो लग्न है उसके शत्रु होने के कारण शुक्र जो है चले गए हैं मारक ग्रहों में। ठीक है, अब हमने ये देखा है, इस चार्ट के अनुसार हमने ये समझा, इस तालिका में हमने एक चीज़ समझ लिया है कि कुंडली के अंदर योग कारक और मारक ग्रह को कैसे निकालें। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक कुंडली के जो पांचवा घर होता है, कुंडली का ये जो पांचवा घर होता है, वो होता है कुंडली के इष्ट देव का। इष्ट देव कह सकते हैं, इष्ट देव कह सकते हैं उन ग्रह को जो ग्रह आपके कुंडली के पांचवें घर में बैठा हो। इष्ट देव से व्यक्ति प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं हमेशा उसकी कठिनाइयों में, उसकी विपरीत अवस्था में, उसकी जो प्रति अनुकूल अवस्थाएं होंगी, जब भी उसके इष्ट देव कहीं ना कहीं आकर के उसको बचाते हैं, उसको कुछ ना कुछ रोकथाम करते हैं। अब इस कुंडली के जो इष्ट हैं वो 12 कौन हो गए? गुरु, बृहस्पति इस कुंडली के इष्ट देव हो गए। तो इस प्रकार से अगर हम नौवीं का बनाते हैं, ठीक है, यहाँ 9 लिखते हैं, यहाँ 10 लिखते हैं, या 11 होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है। इस प्रकार से अगर हम इसको दूसरा बनाते हैं तो उसका भी अगर हम निकालें तो उसका भी जो है यही निकलेगा। जैसे अब हम 8वीं के बाद 9वां, ये हो गया 10, 11, 12, 1, अब हम इस लग्न का जो जिसका लग्न 9 है, ठीक है, लग्न 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर सजिटेरियस यानी धनु इस लग्न के स्वामी हुए। ठीक है, धनु जो है, ये घर में धनु है और यहाँ पर धनु है, दोनों घर में धनु है, दोनों घर में बृहस्पति है। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो जो हमारे कारक ग्रह आएंगे इस कुंडली के अनुसार, वो पहला हो गया धनु यानी
गुरु, गुरु हमारे कारक होगा। ठीक है। अब शनि का 2 घर मिला हुआ है, धन भाव और ये भाव। ठीक है। शनि को 2 घर मिला हुआ है, हालांकि धन भाव अच्छा घर माना जाता है, लेकिन फिर भी शनि इस कुंडली के अंदर आ जाएंगे मारक में। शनि हो जाएंगे मारक में। ठीक है। अब शनि के बाद आते हैं गुरु। गुरु हमने पहले दर्शा ही दिया है। ठीक है। गुरु के बाद आते हैं पहला, ये हम देखेंगे मंगल। मंगल जो है त्रिकोण में है, और दूसरी चीज़ कि मंगल एक तो त्रिकोण में है, दूसरा हम देख लेते हैं एक ये त्रिकोण के, अगर मंगल त्रिकोण में यहाँ पर है और अगर ये शुभ ग्रह में ही होते तब तो सही था, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना कि 6, 8 और 12, अगर 6, 8, 12 जो हमारे बुरे घर हैं, इस घर में अगर मंगल नहीं होते तो हम इन्हें योग कारक में रखते। लेकिन ये चूँकि 8 इसमें मंगल जो है 1 में है और 8 में है, तो ये चले जाएंगे मंगल यहाँ पर। ठीक है। मंगल हमारे मारक हो गए। मंगल यहाँ भी है, मंगल यहाँ भी है, इस वजह से मंगल हमारे योग कारक हो गए। अब आते हैं ये रिपु भाव। रिपु भाव में हम देखते हैं कि शुक्रदेव विराजमान है, और शुक्रदेव चूँकि रिपु भाव में भी है और शुक्रदेव यहाँ भी है। ठीक है। तो शुक्रदेव जो है इन भाव में कोई भाव इनको अच्छा नहीं मिला है, इस वजह से शुक्रदेव मारक हो गए। शुक्रदेव हमारे मारक हो गए। इसके बाद हम देखेंगे ये हमारे जो है दाम्पत्य क्या नाम है पार्टनर का जो तीसरा भाव है। अब तीसरा भाव हम यहाँ पे देखेंगे बुध है। ठीक है। तीसरा भाव बुध भी है, और इसके बाद से हम देखेंगे छठा भाव बुध है, यानी तीसरा और छठा बुध है। तो छठा बुध होने के कारण, और पहली चीज़ हम अपने को एक थ्योरी बताए थे कि लग्नेश सजिटेरियंस है। ठीक है। तो देखिए शुक्र क्या है, एक सेकेंड, बुधदेव हमारे 6 में भी है और बुधदेव यहाँ भी है। ठीक है। बुधदेव हमारे 9वीं लग्न है ना, सजिटेरियस बृहस्पति के बुध, यहाँ पर बुधदेव और यहाँ है बृहस्पति देव। हमने ये देखा है कि ये हो गए गुरु, और यहाँ पर आ गए बुध। तो गुरु और बुध आपस में दुश्मन हैं। दुश्मन होने के कारण ये लग्न में भी हैं। ठीक है। दुश्मन होने के कारण ये लग्न में भी हैं, तो ये अच्छी परिणाम नहीं देंगे। तो बुध यहाँ पर सम आ जाएंगे, नपुंसक आ जाएंगे। ठीक है। बुध जो है नपुंसक हो जाएंगे, लेकिन इनको जो है अगर श्रेणी देनी होगी तो हम इन्हें मारक का ही श्रेणी देंगे, मारक ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। बहुत बुरे परिणाम नहीं देंगे, 10 में से। और ये जो घर है ये बहुत बेहतरीन घर माना जाता है व्यापार और इन सब के दृष्टिकोण से। तो इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनली ये इसमें चले गए हैं, लेकिन इनका जो परिणाम होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये व्यक्ति जीवन में व्यापार इत्यादि जब भी करेगा तो उसको लॉसेस होंगे। अब डिपेंड करता है कि ये हमने सिर्फ ग्रह बैठाए हैं, इनमें कौन से ग्रह आते हैं और कौन सी ग्रहों की युतियाँ आती हैं, ये हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है। तो ये बुध हो गया। बुध के बाद से हम चलते हैं चौथे यानी कि जो मृत्यु तुल्य कष्ट का जो घर है उसमें हम चंद्रमा को पाते हैं। ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा को पाते हैं। तो ये जो चंद्रमा आएगा ना वो भी मारक ग्रह में आएगा, चंद्रदेव मारक ग्रह में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं सिंह। ठीक है। सिंह का मतलब सूर्य त्रिकोण के हैं, बहुत अच्छे फल देंगे, इसलिए सूर्य यहाँ पर। सूर्य के बाद हमने ये बुध को देख ही लिया है। बुध के बाद ये जो है 7वां तुला शुक्र होता है। शुक्र जो है इसमें जा ही चुके हैं। तो इस प्रकार से इस कुंडली के अंदर हमने ये देखा है, इस कुंडली के अंदर जो 9वां यानी धनु लग्न की अगर कुंडली है तो उसमें गुरु और सूर्य ये 2 ग्रह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो योग कारक होंगे। ठीक है।
और ये अच्छे परिणाम देंगे, अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। इतने ग्रह जो हैं ये मारक में आते हैं। अब चूँकि त्रिकोण के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य के पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जाए, सूर्य की पूजा की जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सूर्य की पूजा ये नहीं कर सकते हैं, ये पूजा करेंगे मंगल देव की, ये पूजा करेंगे, इनके जो इष्ट हैं वो मंगल देव हैं, मंगल देव, ठीक है। इनके जो इष्ट हैं वो मंगल देव हैं। मंगल देव यानी कि जो सबसे उग्र ग्रह है, सबसे हनुमान जी की पूजा करें, मंगल देव की पूजा करें, इस वजह से, इससे जिससे इनको काफ़ी इनके लाइफ में सुधार होगा। अब हम बात करते हैं, हमने देखा योग कारक ग्रह, ऐसे सभी लग्न के योग कारक ऐसे निकाले जा सकते हैं। योग कारक समझने के बाद हम आपको एक चीज़ और बता दें, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसा आपने ये देखा कि कुंडली में विपरीत राजयोग बनते हैं, ऐसे ही कुंडली में ना ग्रहों की युति बनती है। जैसे ये सजिटेरियस है, ठीक है, धनु है, धनु का ये तो लग्न हो गया, इसमें सूर्य, ठीक है, और बुध बैठ गया, ठीक है। तो हालांकि एक योग बनता है बुध आदित्य योग, ठीक है, उस योग को हम किनारे रखते हैं, लेकिन दो योग बना हुआ है, दो ग्रह इसमें बैठे हुए हैं तो उसे कहते हैं युति। दो ग्रहों को हम कहते हैं युति। दो ग्रह अगर इसमें बैठे हैं, राहु शनि और शुक्र, ये तीन ग्रह यहाँ बैठे हैं, तीनों ग्रह की युति बनी। चार ग्रह होते तब भी युति बनती है। अगर कोई भी ग्रह एक से ज़्यादा किसी एक घर में बैठे हों, नोट कर लीजिए, कोई भी ग्रह अगर आप एक से ज़्यादा अगर किसी घर में बैठे हों तो उसे युति कहते हैं। युति आपने समझ लिया। अब इसी का विपरीत होता है प्रतियुति। प्रतियुति का मतलब हो गया विपरीत, यानी अपोजिट। अब अपोजिट क्या है, जैसे मान लीजिए प्रतियुति किसे कहते हैं, जैसे यहाँ गुरु बैठा है, यहाँ बुध बैठा है, आपने देखा ना, यहाँ पे गुरु है, यहाँ बुध है, तो ये तो स्वयं की राशि में गुरु बैठ गए, मान लीजिए स्वयं की राशि, अच्छा स्वयं की राशि ना हो, मान लीजिए 5 हुई है, ठीक है, ये 5 हो, 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है, शनि का आ जाएगा घर। यहाँ पर बुध बैठा है, ये गुरु बैठा है, ये बुध बैठा है, तो गुरु और बुध की प्रतियुति कही जाएगी। अगर कोई ग्रह आमने सामने होते हैं तो उसे ग्रहों की प्रतियुति कही जाती है, इसे नोट कर लें। अगर युति हो गई हमारी, एक ग्रह से दो ग्रह, दो ग्रह से तीन ग्रह अगर एक ही घर में बैठे हों तो उसे युति कहते हैं। और एक घर में एक ग्रह बैठा हो और उसके ठीक 7वें घर में दूसरी ग्रह बैठे हों तो उसे कहेंगे गुरु और बुध की प्रतियुति। जैसे गुरु बैठा है लग्न में और बुध बैठा है 7वें भाव में, तो ये प्रथम लग्न और 7वां भाव आपस में एक दूसरे के वो हैं, तो यहाँ पर प्रतियुति हो गई। यही चीज़ अगर यहाँ पर होता, ठीक है, यहाँ अगर गुरु होता, यहाँ बुध होता तो ये भी प्रतियुति कही जाती। यहाँ अगर यहाँ मान लीजिए राहु है, ठीक है, और राहु के ठीक सामने बैठता है केतु, ठीक है, तो ये आपस में क्या है, 7वें दृष्टि पड़ रही है, ये प्रतियुति होती है। राहु और केतु की हमेशा प्रतियुति होती है। हर कुंडली में राहु केतु एक दूसरे के 7वें स्थान में ही बैठते हैं। इस प्रकार से कोई भी ग्रह जब एक दूसरे के 7वें स्थान में बैठे तो उसे कहते हैं प्रतियुति। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब अगले अध्याय में हम आपको और भी बहुत बृहद जानकारी देने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जितना ही लाइक करेंगे एल्गोरिदम जो है फॉलो करेगा और हमें अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएगा। और हमारी सिर्फ और सिर्फ यही लालच है, यही जिज्ञासा है कि हम अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचें और हम अपने जो भी ज्ञान है, छोटा मोटा जो भी ज्ञान है, ये हम लोगों तक पहुँचा पाएँ और लोग इससे काफ़ी सीखें और लाभान्वित हों। जन्म कुंडली विज्ञान जो है बहुत ही सरल और बहुत ही सुसज्जित जो है एक कैलकुलेशन है, एक गणना है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का गणना की जाती है, ठीक है। इससे हमें अपने जीवन में आने वाले समय में हम अपने ग्रहों को कैसे ठीक रखें, हमारे ग्रह कैसे हमारे अनुकूल रहें, इसके लिए हमें उपाय होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो हम बेसिक्स में हैं, अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो कुंडली का बेसिक है। इसमें आपको कुंडली कैसे देखा जाता है, कुंडली को कैसे रीड किया जाता है, हम आपको ये बता रहे हैं। बेसिक जैसे ही क्लियर होगा, एडवांस में आपको बहुत सारी इसमें ज्ञान मिलेंगे।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लाइक और देखने वाली संख्या बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम आ रहा है। तो मित्रों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका।